के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम 205 रन पर सिमट गई। मैच का पहला दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में एक विकेट गंवाकर 24 रन बना लिए। टीम अभी भी 181 रन पीछे है। फिलहाल रोहित शर्मा 8 और चेतेश्वर पुजारा 15 रनों पर नाबाद हैं। इंग्लैंड के 10 में से 8 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिए। इस तरह एक बार फिर से अहमदाबाद की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हुई। अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए, उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 55 रन, डैन लॉरेंस ने 46 रन, कोली पोप ने 29 और जॉनी बेयस्टो ने 28 रन का योगदान दिया। पहले दिन अंग्रेजों का फिर हुआ बुरा हाल। मैदान पर छाए रहे कोहली के लाल। पहले गेंद से जोर दिखाया, फिर बल्लेबाजों ने शोर मचाया। कुल मिलाकर आखिरी लड़ाई का पहला दिन भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। अब यहां से अंग्रेजों के लिए जीत मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगी। पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन है, यानी इंग्लैंड के 205 रन से अब विराट की टीम 181 रन पीछे है। कमाल की बात तो ये रही कि दिन का खेल खत्म हुआ तो रोहित शर्मा 8 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं पुजारा 15 रन बना चुके थे। यानी अब बल्लेबाज जब दूसरे दिन मैदान पर उतरेंगे तो उन्हें वही करना है जो अब तक वो सीरीज में करते आए हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने सीरीज में तीसरी बार टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, जबकि सिर्फ एक बार ही वो रन बना पाए। तीसरे टेस्ट में उनका क्या हाल हुआ ये सब ने देखा। इस बार भी कहानी कुछ नई नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह से विकेट खेल रहा है उसने बता दिया कि पहले ही दिन सेशन दर सेशन किस तरह बल्लेबाजों के लिए विकेट मुश्किल होता चला गया। बस भारतीय बल्लेबाजों को शुक्रवार का पहला सेशन संभल कर खेलना होगा। अगर रोहित पुजारा ऐसा कर जाते हैं तो टेस्ट मैच भी भारत का समझो और सीरीज भी भारतीय टीम के नाम ही समझो। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आईईडी धमाके में पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी धमाके में पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीद जवान झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के थे। ताजमहल में बॉम्ब रखे जाने की सूचना जांच के बाद फर्जी पाई गई। इसके बाद फर्जी कॉल करने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया गया। बाद में ताजमहल के गेट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश में बहराइच के फखरपुर इलाके में एक गांव में कई घरों में भीषण आग लग गई। इस घटना में घर में रखा अनाज, नकदी और घर का सामान जलकर राख हो गया। सीबीएसई ने उसके तहत आने वाले सभी स्कूलों से 1 अप्रैल से नियमित सत्र शुरू करने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि अप्रैल के सत्र में टीचर्स अपने छात्रों की हर शंका के समाधान और सवालों के जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लड़कियों के लिए स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यहां दुनिया के मशहूर स्कीइंग स्पॉट पर लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन इस मीटिंग में जारी है और उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगाने के लिए ये मीटिंग चल रही है। बंगाल के 50 से 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। इस मीटिंग में आपको बता दें कि इस मीटिंग से पहले आज सुबह जेपी नड्डा के घर पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बंगाल बीजेपी के नेता उस मीटिंग में शामिल हुए थे। और अब शाम के वक्त जो ये मीटिंग इस वक्त चल रही है, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं, जो इस पर मंथन कर रहे हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में टिकट फाइनल किए जाएं। और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। बंगाल के लिए खासतौर पर ये मीटिंग चल रही है, जिसमें नामों को फाइनल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हैं और जिस तरह से देखा है कि बीजेपी पूरा जोर शोर, पूरा दमखम लगा रही है बंगाल के चुनावों में, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में चुनावों के चलते प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने को लेकर माथापच्ची चल रही है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी के एक विधायक ने मतदाताओं को खुलेआम धमकी देकर माहौल गर्मा दिया है। हमीदुल रहमान ने कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो बाद में खेल होगा।
ममता के विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि जिसका नमक खाते हैं उससे नमक हरामी नहीं करते। इसके आगे उन्होंने कहा कि चुनाव में धोखा देने वालों से वो बाद में मिलेंगे और फिर खेल होगा। তার কিন্তু বেঈমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা বেঈমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেঈমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেঈমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। আমরা পুনরায় বাংলার মেয়ে মমতা ব্যানার্জি কন্যাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চাই, এই বলে আমি। ममता बनर्जी के विधायक के ऐसे बयान के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री को निशाने पर ले लिया है। आरोप बढ़ा गया कि चुनाव में गड़बड़ी करने की टीएमसी की तैयारी है। उसी स्थान पर हुबली में हुई सभा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने वहां सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे और ये खेला होवे। अब खेला क्या होवे, इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होवे, मतदाताओं को डराना। खेला क्या होवे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करना चाहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारी जानकारियों से अवगत कराया। एक षड्यंत्र करते हुए उन्होंने 128 नगर पालिका और नगर निगमों में टीएमसी के नेताओं को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में घर वापसी करने वाले सुशांत पाल ने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए माफी मांगी। टीएमसी के पूर्व नेता सुशांत पाल ने पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी में शामिल होने से पहले मंच पर 3 बार कान पकड़कर उठक बैठक की। ऐसा करके उन्होंने खुद को टीएमसी में इतने दिन रहने की सजा दी और शुभेंदु अधिकारी के सामने लोगों से माफी मांगी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2005 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को हटाने के लिए उन्होंने टीएमसी को वोट देकर भूल और अन्याय किया था। उसके लिए वो जनता से माफी मांगते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उधर टीएमसी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को झटका लगा और आयोग ने चुनाव प्रचार माध्यमों से पीएम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। बंगाल में कई पेट्रोल पंप पर ऐसी तस्वीरें लगी हुई थी। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री का फोटो कोरोना सर्टिफिकेट पर दिया जाना उचित नहीं है। इस मुद्दे को टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने भी उठाया था, लेकिन वहीं टीएमसी ने पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता को ममता बनर्जी और पार्टी के पोस्टर और झंडों से पाट देने की रणनीति बनाई। बड़ी तादाद में झंडे और पोस्टर बनाए गए हैं। पीएम मोदी 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में रैली करने वाले हैं और उसी दिन ममता बनर्जी भी पदयात्रा करने वाली है। इस बीच बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग से मिले और निकायों पर टीएमसी के अवैध कब्जे की शिकायत की। वहीं दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जो हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी। वो जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए। इसलिए उनको डर सता रही कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री सीपीएम कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे। वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़के हम जीतेंगे। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना तय हो गया है। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे और शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी कांथी से चुनाव लड़ सकते हैं। दिलीप घोष के खड़गपुर से चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बंगाल की सियासत में फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास के बाद एक और नए मौलाना की एंट्री हो गई। अब्बास सिद्दीकी तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चले गए, लेकिन ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर के हुसैनी दरगाह शरीफ के मौलाना हुजूर पाक के साथ हाथ मिला लिया है। टीएमसी के नेता अशोक चक्रवर्ती ने बाकायदा दरगाह जाकर उनसे मुलाकात की। मौलाना हुजूर पाक का संबंध अजमेर शरीफ की दरगाह से है। उनका दावा है कि उनके मानने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू अनुयायी भी हैं, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलेगा। हुसैनी दरगाह शरीफ के उर्स में हर साल करीब 5 लाख लोग शिरकत करते हैं। अब मौलाना हुजूर पाक ने खुलेआम ममता का साथ देने का वादा कर टीएमसी में एक नई जान फूंक दी।
ये तब हुआ है जब फुरफुरा शरीफ के कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाने से ममता की टेंशन बढ़ी हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सरकार पर कोरोना काल में खरीदे गए सामान में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने विधायक हॉस्टल से लेकर विधानसभा तक रैली निकाली और विरोध जाहिर किया। हिमाचल विधानसभा के बाहर निलंबित कांग्रेस विधायकों के समर्थन में वीरभद्र सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। वीरभद्र सिंह विधानसभा परिसर के बाहर धरना स्थल से वापस लौट गए, लेकिन वो सदन की कार्यवाही में भाग लेने नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश में आलू का सीजन शुरू होने के साथ ही आलू के दामों में कमी आने से किसान परेशान हैं। आगरा का खंदौली इलाका आलू प्रधान क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ इस बार पैदावार कम है, जिससे परेशानी और ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के एक स्कूल में डीएम और एसपी पहुंच गए। यहां उन्होंने छात्राओं से बात की और उन्हें पढ़ाई की जरूरत के बारे में बताया। इस दौरान एसपी ने उनके जीवन के लिए जरूरी कुछ नंबरों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन का पूरी क्षमता से इस्तेमाल न करने पर नाखुशी जाहिर की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास वैक्सीन बनाने और सप्लाई करने की क्षमता है, लेकिन हर चीज पर पाबंदी लगाने की सोच के चलते उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तंज कसा कि सरकार भारतीय नागरिकों को वैक्सीन लगाने की बजाय विदेश में वैक्सीन दान कर रही है या फिर इसकी बिक्री कर रही है। दरअसल हाईकोर्ट जुडिशियल सिस्टम में काम करने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माने जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लिहाजा कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार समेत कोरोना वैक्सीन बना रही भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए और कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक और कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एफिडेविट के जरिए वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी बताने को कहा है, जबकि केंद्र सरकार से कहा है कि वो वैक्सीन के लिए ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी की जानकारी दें। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए लोगों का क्राइटेरिया तय करने की वजह भी बताएं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। वैक्सीनेशन में प्राइवेट अस्पतालों को शामिल करने के बाद प्रतिदिन डोज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वैक्सीनेशन के फेज 2 के तहत पिछले 3 दिन में रोज ही औसत 2 लाख वैक्सीन डोज की बढ़ोतरी हुई है। देखिए कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने वैक्सीन लगवाई और जनता को संदेश दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल वैक्सीनेशन के फेज 2 के तहत पिछले 3 दिनों में रोज ही औसत 2 लाख वैक्सीन डोज की बढ़ोतरी हुई है और 1 मार्च को 5,52,000 डोज लगे थे, 2 मार्च को 7,68,000 और 3 मार्च को 9,94,000 डोज लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बुधवार तक 1,66,00,000 डोज दिए गए हैं। इनमें 1,37,00,000 डोजों को कम से कम पहला डोज मिला है, जबकि 28,76,000 लोग दूसरा डोज भी लगवा चुके हैं। मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है। सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं, इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने अपनी खड़ी फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। बिजनौर जिले के पोटा गांव के किसान ने अपनी 8 बीघा सरसों की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया। किसान अपनी खड़ी फसलों को जोतकर कृषि कानून बिल का विरोध जाहिर कर रहे हैं। बिजनौर जिले में अब तक दर्जन भर से ज्यादा किसान अपनी खड़ी फसल को अपने ही हाथों से नष्ट कर चुके हैं। राकेश टिकैत की अपील के बाद किसान ऐसा कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि किसान आंदोलन और तेज हो सकता है। और इस बीच राकेश टिकैत ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो नौजवानों को बैरिकेड तोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 100 दिन का वक्त बीत चुका है। किसान आंदोलन 100 दिन तक पहुंच जाएगा। शायद ये तो किसान नेताओं ने नहीं सोचा था, लेकिन राकेश टिकैत जो उन्होंने कहा था
कि लंबा चलेगा, अक्टूबर तक चलेगा। राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी किसान पंचायतें हम लगातार देख रहे हैं, राजस्थान गए, तमाम जगह जा रहे हैं। क्या चल रहा है इस समय? पंचायत कहाँ कहाँ चल रही है? गांव तंग है, गांव के गांव पंचायत तो मारे। ये तो एक वैचारिक क्रांति है, इसमें व्यापारी भी है, इसमें ट्रांसपोर्टर भी है, इसमें स्टूडेंट भी है, सब लोग हैं इसमें। अगर क्योंकि 100 दिन पर ये सवाल मेरा दोबारा से बनता है, आपकी क्या सलाह है, कैसे बात हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से सब आपकी तरफ निगाहें हैं सबकी, कैसे बात बनेगी? नहीं, हमारे बढ़ने से थोड़ा बात बना रही, बात तो सरकार को बनानी। भाई जब सरकार चाहेगी हो जाएगा, जितने दिन सरकार चाहेगी उतने दिन आंदोलन चलेगा। आपको नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। नहीं लगता कि सियासत लगातार बढ़ रही है? एक सवाल मेरा ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं कि जहां जहां जो देश में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे या फिर बीजेपी को वोट ना दें, इस तरह की बातें हो रही हैं। अरे दुखी होकर लोग और क्या प्रसाद बांटे हैं, कोई पूड़े बांटने जाएंगे, वहां बूंदी के लड्डू बांटेंगे वहां पे। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ही केरल के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन विदेश राज्य मंत्री और बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। पहले मुरलीधरन ने कहा था कि श्रीधरन को सीएम प्रत्याशी घोषित किया गया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि ऐसा हुआ है। हालांकि बाद में जब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से इस बारे में पूछा तो पता चला कि ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ई श्रीधरन पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं इससे पहले श्रीधरन कह चुके हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। On way to a meeting, some journalists asked me, what I wanted to tell was that I have heard through newspaper reports, media reports, that party has announced. महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सदन में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने का क्रेडिट शिवसेना को दिया तो समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये सरकार सेकुलर नहीं है। निशाना कांग्रेस के संजय निरुपम ने भी साधा है। प्रोग्राम के तहत इस सरकार को सपोर्ट किया था। उद्धव जी भूल गए कि वो मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट लिखा था तो कहा था बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना और बाबरी मस्जिद को ढाना दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो एक मुख्यमंत्री हाउस के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी को एक्सेप्ट करे, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं पवार साहब से कहता हूँ, कांग्रेस और एनसीपी के तमाम लीडरों से कहता हूँ, हट करके मंदिर मस्जिद की बात ला रही है तो अब आपको ये सोचना है कि आगे क्या करना है। कि सीए एनआरसी के ऊपर हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसके जो है इसको यहाँ लागू नहीं करेंगे। अब बार बार ये बात हुई, कांग्रेस एनसीपी ने कहा कि जो रिजर्वेशन 5% मिलना चाहिए। अब आप सत्ता में आ गए हैं तो कम से कम जो मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं उनको थोड़ी तो शर्म करना चाहिए। इस सरकार से कम अपना मंत्री पद का इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मेरी मांग है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में सदन में खड़े होकर के जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के विध्वंस का एक जश्न मनाते हुए भाषण दिया और गर्व व्यक्त किया, फक्र व्यक्त किया, वो सर्वथा आपत्तिजनक है। यह गैर संवैधानिक बात है, गैर कानूनी बात है और देश में जो सेकुलरिज्म की विचारधारा के आधार पर देश में कामकाज चल रहा है उस भावना के खिलाफ है। जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है जिसमें 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसका मूल मंत्र सेकुलरिज्म है। और अगर मुख्यमंत्री ही उस सेकुलरिज्म के भावना के खिलाफ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे महाराष्ट्र में एक बड़े वर्ग को बहुत कष्ट होगा। और नाक कान खोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।